Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening to everyone watching this lecture. So, in today's lecture, we are going to start Ind AS 2. Ind AS 2 क्या है? Inventories. Ind AS 38 ऑलरेडी खत्म किया है. ऑलरेडी उसका प्ले लिस्ट जो है ना मेरा यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है. जाके वो देख लो एक बार. ईच एंड एवरी कंसेप्ट अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस वो मैंने अपलोड किया है. अलॉन्ग विद द रिवीजन लेक्चर में भी मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया है, क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो देख लो. और अगर ये नोट्स आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है. ईच एंड एवरी चैप्टर का नोट्स जो है ना टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां पे ज्वाइन कर लो. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. इंड एस टू, दैट इज इन्वेंट्रीज. इंड एस टू इन्वेंट्रीज. तो व्हाट एग्जैक्टली मीन इंड एस टू बोलता है वो देख लेते हैं सबसे पहला. ये एक जनरल स्टैंडर्ड है. यहाँ पे जो है ना इंड एस टू में हम क्या क्या पढ़ेंगे. हमें इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब कभी सोचा होगा, मतलब ऑब्वियसली इंटर में पढ़ा होगा. इन्वेंट्रीज का मतलब पता होगा. व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्रीज? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्रीज? Mm, which are kept for resale. ओके, ठीक है. तो जो भी इन्वेंट्रीज है उसको हम बुक्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे? बुक्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे? प्रेजेंट इन द सेंस बुक्स में कौन से इसमें दिखाएंगे, कौन से वैल्यू में दिखाएंगे. ठीक है. देन इनिशियली हम इन्वेंट्रीज को हम जब परचेस करेंगे, इनिशियली जब हम इन्वेंट्रीज को परचेस करेंगे तो उसको कैसे अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग होगा. ठीक है. फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज के रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर्स होगा. ठीक है. इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे. इन्वेंट्री का एनआरवी वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे. और फाइनल जो फिनिश्ड गुड्स है, डब्ल्यूआईपी है, और रॉ मटेरियल है, इसका कॉस्ट और एनआरवी कैसे कंप्यूट करेंगे. वो ये सारे चीजें जो है ना यहाँ पे इंडेक्स टू में सीखेंगे. एक एक चीज हम डिटेल में देखेंगे. बस यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू क्या है कि इन्वेंट्रीज, इंडेक्स टू इन्वेंट्रीज में हम क्या पढ़ेंगे कि इन्वेंट्रीज जो है हमारे बुक्स में, इन्वेंट्रीज कैसे हम प्रेजेंट करेंगे. देन उसके बाद ये जो कंप्यूटेशन वाला पार्ट है, दैट इज फाइनल गुड्स का जो फिनिश गुड्स है उसका कॉस्ट, देन डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट, एनआरवी कैसे कंप्यूट करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे. और उसके बाद इन्वेंट्रीज को कौन सा वैल्यू में, दैट इज कॉस्ट और एनआरवी. बराबर ना. ए एस टू में पढ़ा होगा इंटर में कि कौन से वैल्यू में दिखाना है, क्या है करके. सिमिलरली हम इंड एस टू में पढ़ेंगे. ठीक है, इंड एस टू में पढ़ेंगे. अब बेसिक ऑब्जेक्टिव तो समझ गया सर, क्या करना है. ये गाइडेंस देता है कि हमें इन्वेंट्रीज को कैसे प्रेजेंट करना है, उसके डिस्क्लोजर्स क्या है. ठीक है. अब इन्वेंट्रीज क्या है वो समझ लेते हैं. क्या इन्वेंट्रीज क्या है वो समझ लेते हैं. अब इन्वेंट्रीज नॉर्मली तीन तरीके के इन्वेंट्रीज होते हैं. तीन या चार समझ लो. ठीक है. मेजर हेड्स तीन है यहाँ पे. मेजर हेड्स क्या है सर? तीन है. समझो फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है. मेरा क्या है? बिजनेस. किसका बिजनेस है? ज्यादा बड़ा नहीं है, वड़ा पाव का बिजनेस है. वड़ा पाव का बिजनेस है. अब वड़ा पाव में क्या क्या सामान इंक्लूड करेंगे हम. समझो यहाँ पे पोटैटो यूज करेंगे. कंफर्मेशन देते रहो ताकि मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है. Yes, sir. फिर उसके बाद यहाँ पे पाव यूज करेंगे. उसके बाद मसाला जो भी है वो यूज करेंगे. राइट. ये सारे यूज करने वाली चीजें अभी बनाना है मुझे. हाँ? अभी तक बना नहीं है, अभी बनाना है. तो फिर यहाँ पे जो वड़ा पाव है, वड़ा पाव बनाने हैं, उसके लिए पोटैटोस. उसके बाद पाव मसाला. पाव तो छोड़ दो. पोटैटोस को क्या करेंगे हम, उसको स्मैश करके वगैरह जो भी कर देंगे. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पोटैटोस है ये मेरे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है. क्या है? मेरे बिजनेस में रॉ मटेरियल है. बराबर है ना. मेरा बिजनेस है वड़ा पाव का, और ये पोटैटो मैं यूज करूंगा किसके लिए? वड़ा पाव बनाने के लिए. ये पोटैटो इनिशियली जो यूज कर रहा हूँ ना, वो क्या है? मेरा रॉ मटेरियल. तो ये एक टाइप ऑफ इन्वेंट्री हुआ विच इज रॉ मटेरियल, जो अब जीरो स्टेज में है. जो अब जीरो स्टेज में है. जीरो इन द सेंस ये इनिशियल स्टेज रॉ मटेरियल है. ठीक है. देन ये रॉ मटेरियल को मैं क्या करता हूँ, जो मसाला बनाते हैं ना वो वड़ा पाव में लगाने के लिए, कुरमा बोलते हैं उसको, वड़ा पाव का. तो इसको स्मैश कर दिया. स्मैश कर दिया और उसके बाद इसका जो है ना वो वड़ा टाइप बनाएंगे. अब तक इसको तलने नहीं डाला, ऑयल में तलने नहीं डाला. बस सिर्फ यहाँ पे जो है ना, सिर्फ वो जो वड़ा टाइप बनाया उसको कुरमा बनाया और वड़ा टाइप बना के रखा. अब यहाँ पे जो वड़ा है, रॉ वड़ा. ठीक है. पोटैटो से मैंने स्मैश कर दिया. स्मैश करने के बाद वहां पे ये बना के रखा. अब यहाँ पे जो बना के रखा है,
ये 50% हुआ है, यानी 50% कंप्लीट है। 50% कब कंप्लीट होगा? जब मैं उसको तेल में डालूंगा, वो वड़ा निकल के बाहर आ जाएगा, खाने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन ये 50% कंप्लीटेड है। इसको बोलते हैं हम WIP। बराबर है ना? समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जब मैं इसको यस डाल सर। दूंगा ऑयल में, वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। बट उसके पहले, ऑयल में डालने से पहले, ये अब क्या है, एक एक ऐसे स्टेज में जहां पे ये बनने के लिए रेडी है। बट अब तक बना नहीं है, बनने के लिए रेडी है। ये क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस है। राइट, वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है। ये इसका जो है ना, समझ लो 0 to 100% के बीच में प्रोग्रेशन है। मतलब जीरो से ऊपर, जीरो से ऊपर मतलब आलू से ये बन गया, जो मसाला हम वड़ा पाव में लगाते हैं वो बन गया। उसके बाद इसका जो है ना वड़ा तैयार है। अब इसको क्या डालना पड़ेगा? तेल में। जब इसको ऑयल में हम फ्राई करेंगे और बाहर निकलेंगे, ये एक्चुअल वड़ा पाव बनेगा। एक्चुअल वड़ा, बराबर ना? जब बाहर निकलेगा, ये रेडी फॉर यूज है। सिर्फ पाव में डालो और लगाओ और मुंह पे खा लो। बराबर यही है ना? ऑयल में फ्राई करने के बाद मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली भेज दूंगा कस्टमर को। जो भी आएगा वड़ा पाव पूछने, पाव लूंगा, पाव में डाल दूंगा और उनको दे दूंगा। बराबर। ये एक्चुअल वड़ा है। दिस इज नथिंग बट फिनिश गुड्स। क्या है? फिनिश गुड्स। तो हम क्लासीफाई कैसे करेंगे सर यहाँ पे? क्लासीफाई मुझे कैसे करना पड़ेगा? सबसे इनिशियल स्टेज में मेरा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को मैंने कन्वर्ट कर दिया, और इन द प्रोसेस है ये WIP है। ठीक है। और ये WIP जब एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा, मेरा फाइनल गुड्स आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन तरीके के इन्वेंट्रीज हैं। हम सीखेंगे रॉ मटेरियल के बारे में, हम सीखेंगे इन्वेंट्रीज के बारे में, हम सीखेंगे फिनिश गुड्स कैसे वैल्यू करेंगे, हम ये सीखेंगे। समझा? ठीक है। कोई डाउट है इसमें? बताओ। नो सर। हम्म। अब यहाँ पे इसको, अभी इंडेस टू में ना टेक्निकल वर्डिंग्स दिया है इसमें। इंडेस टू ने टेक्निकल वर्डिंग्स दिया है। ये जो है, दिस इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बराबर है ना? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी मैंने जो बिजनेस कर रहा है, बड़ा पाव का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या बेचूंगा? बड़ा पाव बेचूंगा। तो ये मेरा फिनिश गुड्स जो हेल्ड फॉर सेल है, ये इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस है। इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यस नो बताओ। ये जो यस है सर। मेरा हेल्ड फॉर यूज है। हेल्ड फॉर यूज है यानी मेरे बिजनेस में यूज करने वाला हो। तो तीन तरह के इन्वेंट्री हमें देखना है यहाँ पे। आ जाओ। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल यानी फाइनल प्रोडक्ट है, उसको बेच देना है, विच इज फिनिश गुड्स। 100% मिल जाएगा, 100% कंप्लीट है वो। देन हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी इन प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये क्या है? WIP। इसका वैल्यू जो है ना बीच में रहेगा, 0 से ऊपर, 100 से नीचे। ये परसेंटेज क्यों बता रहा हूँ? फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हाँ। हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये क्या है? रॉ मटेरियल। आ रहा है मेरा वीडियो? यस हेलो। सर। रॉ मटेरियल एंड सप्लाइसेस, जहाँ पे हमें यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल जो है ना एज अ रॉ पार्ट मिलेगा, जैसा हमारा पटाटोस था। ठीक है। समझे यहाँ पे? कोई डाउट है? नो सर। हम्म। अब आगे क्या करेंगे? आगे एक और चीज है। अब मेरा बिजनेस है, समझो वड़ा पाव का छोड़ दे, अभी वड़ा पाव का खत्म। मैंने बिजनेस क्लोज कर दिया, बहुत प्रॉफिट बना लिया मैंने। अब कोई भी एक ऐसा बिजनेस है, समझो ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे जो है ना मेरे पास तीन मशीनरी है। क्या है? मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। ऐसे तीन बिजनेस, तीन मशीन है यहाँ पे। ठीक है। और ये तीन मशीन के बीच में वो जो है ना मेरा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। पहले मशीन 1 में जाएगा, मशीन 2 में जाएगा, फिर मशीन 3 के बाद फाइनल प्रोडक्ट आएगा मेरा। अब यहाँ पे इशू क्या हो रहा है? ये जो तीनों मशीन के लिए ना, तीनों मशीन के लिए मैंने लूज टूल्स लेके रखा है। समझा? लूज टूल्स मतलब नट है, बोल्ट्स है, जो है ना वो टाइट करने के लिए जो रहते हैं। ठीक है। और ये जो लूज टूल्स है मैंने कॉमनली सबको लेके रखा है। यानी क्या? ये जो नट्स है, मैंने फॉर द कॉमन पर्पस मैंने लेके रखा है। अगर इनके समझो अगर कोई भी कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर यूसेज आएगा, डायरेक्टली ये लूज टूल से निकाल के मैं वो मशीनरी को फिक्स कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक और लूज टूल लेके रखा है।
एक और लूज टूल्स नट्स है, जो स्पेसिफिकली मैं मशीनरी 3 के लिए यूज कर रहा हूँ, जो स्पेसिफिकली मशीनरी 3 में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे एक केस स्टडी समझा क्या? क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास 3 मशीन है, 3 मशीन के थ्रू मेरा जो है ना प्रोडक्ट पास होता है। अब ये तीनों मशीन के थ्रू जाएगा, अब 3 मशीन के बाद थ्रू जाने के बाद मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है कि लूज टूल्स लेके रखा हो। जो लूज टूल्स है मतलब नट्स हुआ, बोल्ट्स हुआ, जो हम फिक्स करने हैं ना, अगर कोई भी नट वगैरह निकाल गया तो फिर उसको फिक्स करने के लिए या फिर नया नट लगा दूंगा ऐसा। तो फिर लूज टूल्स एक ऐसा लूज टूल्स है जिसके लिए तीनों के लिए लेके रखा हो, तीनों मशीनरी के लिए कॉमन लेके रखा हो। और ऐसा लूज टूल्स है जो सिर्फ स्पेसिफिक मशीनरी 3 के लिए लेके रखा हो। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का इशू है सर। क्या क्लासिफिकेशन? अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे सर बताओ? जो कॉमन पर्पस के लिए लेके रखा हो, जो कॉमन पर्पस के लिए लेके रखा हो, ये जो कॉमन पर्पस है, इसको हम डील करेंगे, इसको हम कहाँ पे डील करेंगे सर? बोलो। इंडेक्स 2 में, जो कॉमनली सबको यूज हो रहा है, तो हम इंडेक्स 2 में। बट वो जो स्पेसिफिक यूज हो रहा है, जैसे ये जो नट बोल्ट जो मशीनरी 3 के लिए यूज हो रहा है, वो जो है ना हम देखेंगे इंडेक्स 16 में। कहाँ पे? पीपीई में देखेंगे। क्यों उसको पीपीई कंसिडर करेंगे हम? क्या ये चीज समझा? फिर से बताओ। समझा सर। हम्म, फिर से एक बार बताता हूँ। 3 मशीनरी है वो छोड़ो। अभी ऐसा लूज टूल्स है जो कॉमन पर्पस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, कॉमन पर्पस, सारे कॉमन पर्पस के लिए एक ही लूज टूल्स है। तो वो मेरा इन्वेंटरी के हिसाब से वैल्यू होगा। लेकिन स्पेसिफिक किसी के लिए ले रहा हूँ मैं, मशीनरी के लिए स्पेसिफिकली ले रहा हूँ, तो फिर वो किसके लिए यूज होगा? वो जो है ना वो इंडिया 16 में देख लेंगे। देख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे देखो, सप्लाई मीन्स कंज्यूमेबल स्टोर्स। इंडेस टू कंसिडर्स इट हैज इन्वेंट्री दैट इज लूज टूल्स ऑयल्स एक्सेट्रा, जो कॉमनली यूज करा है। आगे एक्सेप्शन भी दिया है, अगर लूज टूल जो है ना वो परचेस किया एंड यूज फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूं मैं, शाल बी कवर्ड अंडर इंडिया 16 and it will be added to the cost of that asset. It means that India 2 covers only supplies which are acquired for the common use in the production department. कितना सिंपल है, हाँ ना? अब यहाँ पे बताओ, अब ऐसे ऐसे कौन से आउट ऑफ द स्कोप, मतलब इंडेक्स 2 के इसमें, इंडेक्स 2 के किनारे में कोई कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो आता नहीं है, वो स्पेसिफिक इंडेक्स में डील होगा। समझो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका बहुत बड़ा चैप्टर है, वो पढ़ेंगे इंडेक्स 109 में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो है ना, ये आता नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? समझो बॉन्ड से, डिबेंचर से, शेयर से वगैरह जो है ना, वो स्पेसिफिकली इंडेक्स 109 में हम डील कर लेंगे। फिर डेफर्ड टैक्स है इंडेक्स 12 का, ये तो आएगा ही नहीं। देन बायोलॉजिकल एसेट, इंडेक्स 41। इंडेक्स 41 में जो है ना स्पेसिफिकली डील किया है बायोलॉजिकल एसेट का। ठीक है, जो एग्रीकल्चर वाला है। देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट फॉरेस्ट एंड मिनरल ऑयल्स, ये जो है ना, ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वो तो इंडेक्स 41 में ही देख लेंगे। देन कंस्ट्रक्शन डब्ल्यूआईपी बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी क्या? मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ बिल्डिंग का, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, और कंस्ट्रक्शन करने के टाइम में अगर कोई भी डब्ल्यूआईपी बस दिया, ईयर एंड में जो है ना, एक साल में थोड़ी अगर प्रिपेयर होता है, 2-3 साल लगते हैं, तो फिर ईयर एंड में जो भी डब्ल्यूआईपी है वो मेरा इंडेक्स 2 में नहीं आएगा। इंडेक्स 2 में नहीं आएगा, वो जाएगा 115, दैट इज रेवेन्यू रिकग्निशन में। ठीक है। देन आता commodity brokers who are valuing the stocks at the cost or fair value whichever is lower, मतलब क्या सर? यानी क्या, जो कमोडिटी ट्रेडर्स है ना, समझो मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, अभी स्टॉक्स बचे हैं मेरा, ईयर एंड में स्टॉक्स बचे, और वो स्टॉक्स जो है ना वो इन्वेंट्री में हम कर रही है नहीं, उसका अकाउंटिंग इन्वेंट्री में नहीं देखेंगे, उसको हम जो है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कहाँ पे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मान के उसका अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, समझा क्या बोला? जो भी हम अभी समझो मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेड करता हूँ, और मेरा ईयर एंड में स्टॉक्स बचा है, स्टॉक्स मेरे डीमैट अकाउंट में बचते हैं ना, तो वो जो है ना मैं इंडियस 2 के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करूंगा, वो जाएगा मेरा कहाँ पर? एएस 7 में, एएस इंडिया 7 में जो है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज करके एक है। ठीक है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में पढ़ेंगे हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करते हैं, उसको वहां पे कंसिडर करके अकाउंटिंग करेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? बताओ। नो सर। वेरी सिंपल इजी। क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो है ना 109 वाला, जहाँ पे शेयर्स हो गए, डिबेंचर हो गए, इक्विटी होगा, प्रेफरेंस शेयर्स होगा, ये सारे जो चीजें हैं ये इंडेक्स 2 में नहीं आएगा, 109 में जाएगा। देन डेफर्ड टैक्स एसेट स्पेसिफिकली है, उसका इंडेक्स उधर जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट है, इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो वो स्पेसिफिकली इंडेक्स 41 में जाएगा। फिर उसके बाद डब्ल्यू जो है कंस्ट्रक्शन डब्ल्यू, इसका स्पेसिफिकली एक कंसेप्ट है 115 में, रेवेन्यू रिकग्निशन में स्पेसिफिक कंसेप्ट है, वहां पे कवर होगा।
और जो भी कमोडिटी ब्रोकर्स हैं, कमोडिटी ब्रोकर्स उनका जो वैल्यू, स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लो में, वो जो है वो स्पेसिफिक दूसरे इसमें जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स टू में कवर नहीं होगा। क्या ये क्लिस्टर क्लियर है? अब आ जाओ हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं सर? फेयर वैल्यू क्या है और एनआरवी क्या है? फेयर वैल्यू क्या है और एनआरवी क्या है? कभी सुना है ये? सुना ही होगा बचपन में, मतलब इंटर में तो सुना ही होगा ना। एक बार बता दो क्या है फेयर वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय फेयर वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय नेट रियलाइज्ड वैल्यू? Fair value is available market में available price हम्म। at which we can sell, हम्म। और NRV is um, how much we can realize अगर एक चीज बेचते हैं तो ओके। तो भी। जहाँ पे, हाँ, मोर और लेस सेम, फेयर वैल्यू इज नथिंग बट जहाँ पे मार्केट में मुझे रेडी वैल्यू मिल रहा है, बराबर, मार्केट में एक्सपेक्टेड उसका क्या प्राइस होगा। समझो आज जैसा ये कैलकुलेटर है, जैसे ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर अब तो पुराना हुआ, वो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है ना ये कैलकुलेटर, दिख रहा है क्या? हाँ। ये कैलकुलेटर को मार्केट में बेचता हूँ, आज जाके बेचूंगा तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? अब इसका कैश होगा कुछ 230 रुपए, 500 रुपए रहेगा, 230 रुपए, 250 वगैरह कुछ रहेगा। तो फिर ये जो है ना इसका फेयर वैल्यू है जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल है, राइट। बट एनआरवी जो है ना, एनआरवी जो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरा इन्वेंट्री है, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरा इन्वेंट्री है, जब उसको ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेच दूंगा, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा? अब नॉर्मली यहाँ पे एनआरवी हम कब निकालते हैं? सेल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट, अगर डब्ल्यू आई पी है, अगर डब्ल्यू आई पी है टू सेल, और फर्दर कॉस्ट जो भी लेगा ना वो लेस करने के बाद ये कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन भी देख लेंगे आज। जो एनआरवी है, अगर फिक्स्ड ओनर अगर बेचता है इन मार्केट तो उसको कितना वैल्यू मिलेगा, वो मेरा एनआरवी है। ठीक है, इसका कंप्यूटेशन प्रोसेस आगे देख लेंगे पूरा। देन कम्स मेजरमेंट। अब मेजरमेंट कैसे करेंगे सर? जो है ना अपना इन्वेंट्री को इनिशियली मेजरमेंट कैसे करेंगे? इनिशियली मेजरमेंट कॉस्ट में, समझो कोई भी चीज परचेस किया मैंने, और वो परचेस करने के बाद इनिशियली जो भी कॉस्ट पे करूंगा, जो भी प्राइस पे करूंगा उसी में मेजर करूंगा ना। जैसे सिमिलरली ये जो कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर को मैं परचेस कर रहा हूँ आज 200 रुपये में, तो बुक्स में कितना दिखाऊंगा? 200 रुपये का परचेस कर रहा हूँ, बुक्स में 200 ही दिखाऊंगा, तो इनिशियली क्या करूंगा? 200 रुपये, जो कॉस्ट मैं पे कर रहा हूँ वही दिखाऊंगा, राइट। लेकिन इन फ्यूचर एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट, ये कब होगा? कब होगा? बैलेंस शीट डेट में, एट बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट में क्या होगा सर? बैलेंस शीट डेट में हम कैसे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री को कैसे दिखाएंगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इसका लॉजिक बताया गया क्या है, क्यों दिखाते हैं सर ये, क्यों दिखाते हैं? समझो कॉस्ट ले रहा हूं मैं, कॉस्ट मेरा बुक्स में है, कॉस्ट है मेरा बुक्स में फॉर एग्जाम्पल समझो 100 रुपीज, और मेरा मार्केट में चल रहा है रुपीज 120। कॉस्ट मेरा बुक्स में ऑलरेडी है 100, बट एनआरवी मार्केट में 120 चल रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं नॉर्मली? नॉर्मली हम क्या करते हैं? विच एवर इज लोअर ले लेंगे ना, है कि नहीं? विच एवर इज लोअर ले लेंगे। क्यों लेंगे सर विच एवर इज लोअर? ये जो 20 रुपीज एडिशनल है, अगर मैं कॉस्ट 120 में दिखाता हूँ, 20 रुपीज एडिशनल है, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेट होगा। इन्फ्लेट यानी मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। और ये जो 20 रुपए से, या क्या ये रियलाइज प्रॉफिट है क्या? नहीं है ना, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड है ये। इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेट होगा, तो फिर मेरा प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर में नहीं दिखता रहेगा। उसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज, सॉरी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ले लेते हैं। समझा? चलो ये एक और चीज देखते हैं। कॉस्ट मेरा है रुपीज 100, कॉस्ट है मेरा रुपीज 100, और मेरा एनआरवी है समझो रुपीज 80 था, बराबर। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करते हैं ना, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे भी वही यस करते हैं सर। हम। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? कॉस्ट और एनआरवी, और बुक्स में कितने में दिखाएंगे? 80। अब 80 क्यों दिखा रहे सर यहाँ पे? 80 क्यों दिखा रहे बताओ? 80 क्यों दिखा रहे हैं? Because NRV is lower. एनआरवी लोअर है, लेकिन लॉजिक बताओ बोल रहा हूँ। यहाँ पे तो लॉजिक समझ गया, क्योंकि वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेट होगा, उसकी वजह से हम दिखाते नहीं। सिमिलर वे में यहाँ पे मेरा लॉस है 20 रुपीज का,
और 20 रुपीज का लॉस है। प्रूडेंट कंसेप्ट याद है क्या? प्रूडेंस में क्या बोलते हैं कि अगर लॉस है तो रिकग्नाइज कर लो, बराबर, और प्रॉफिट्स है तो रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? प्रूडेंस कंसेप्ट सीखा होगा ना? यस सर। हाँ, लॉस है तो रिकग्नाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर इनकेस एक्सपेक्टेड लॉस है रिकग्नाइज करो, प्रॉफिट्स है तो रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मेरा लॉस है 20 रुपीज, मेरा कॉस्ट था 100, बट मेरा जो ये एनआरवी है वो क्या है, 80 रुपीज। 20 रुपीज का लॉस है ना मेरा, उसको रिकग्नाइज करने के लिए हम ये दिखाते हैं। तो डायरेक्टली मेरा इन्वेंट्री में कितना दिखेगा, 80। समझा? तो मेरा वैल्यूएशन रूल सिंपल क्या बोलता है, वैल्यूएशन रूल कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये तो पता ही है, हम कब से सीख रहे हैं, हम फाउंडेशन से सीख रहे हैं, फाउंडेशन से इन्वेंट्री को से वैल्यू में दिखाएंगे बच्चों, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। चलो आ जाओ, आगे क्या लिखा है, अनरियलाइज प्रॉफिट, वी कैन नॉट शो इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउ कॉस्ट, बराबर, बिकॉज अनरियलाइज प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्क्लोज इन द बुक्स एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, राइट। फिर उसके बाद अगर इन केस अगर वैल्यूएशन लॉस है, लॉस इन द सेंस ये जो है ना 20 रुपीज का लॉस है, तो 20 रुपीज का लॉस क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बताओ, 20 रुपीज का कैसे करेंगे हम? 20 रुपीज का इनकेस लॉस है तो क्या करेंगे हम बताओ? उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा ना, पीएनएल तो में। रिडक्शन है। हाँ, पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर देना। हाँ पीएनएल में रिकग्नाइज कर देंगे, उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा? हम्म, पीएनएल टू सबसे इन्वेंटरी। पहले पीएनएल टू इन्वेंटरी डायरेक्टली, पहले नहीं। लॉस को रिकग्नाइज करो, लॉस हाँ। अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। टू इन्वेंटरी। हम्म, फिर उसके बाद उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। लॉस। ठीक है, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, सिंपल है। ये तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक बेसिक है। क्या क्या किया था सर, इन्वेंटरीज इंडेस टू में हम क्या किससे डील करेंगे, तीन पर्टिकुलर इंडेस। नॉर्मली इंडेस क्या बताता है हमें, इनिशियली क्या बताएगा कि इंडेस इन्वेंटरीज कौन से वैल्यू में दिखाना चाहिए, कौन से मॉडल से हमें रिकग्नाइज करना चाहिए, देन उसका डिस्क्लोजर्स क्या होगा, उसका वैल्यूएशंस कैसे करेंगे, वो पूरा यहाँ पे इंडेस टू में सीखने वाले हैं। अब बेसिकली तीन जो है ना इंपॉर्टेंट ये है, तीन इंपॉर्टेंट क्या क्या है सर, फर्स्ट इज फिनिश गुड्स जो हमारा रेडी टू यूज है, देन सेकंड इज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ना डब्ल्यू है, और थर्ड वाला रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज, रॉ मटेरियल मतलब इनिशियल स्टेज में जो मेरे मेरे रॉ मटेरियल यूज करने वाला है वो। ये तीनों की चीज देखेंगे हम। बट यहाँ पे एक और चीज है सप्लाईज। सप्लाईज क्या है सर, अगर समझो नट बोल्ट्स वगैरह जो है, ऑयल वगैरह जो है ना, अगर मैं सारे जो मेरा मशीनरी है बिजनेस में उसको यूज कर रहा हूँ, सारे एज अ कॉमन यूज यूज कर रहा हूँ, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में उसको इंडियस टू के हिसाब से वैल्यू करेंगे। अगर समझो कोई भी ऐसा सप्लाईज है जिसको मैं स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, मशीनरी में, कोई भी मशीनरी स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूँ, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम वो जो है ना इंडिया 16 के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है। देन कौन से इंडियस के टू के अंडर में आएगा वो देखा था हमने, इंडियस टू में जो जो कवर्ड नहीं है वो देखा था। देन उसके बाद फेयर वैल्यू और एनआरवी देखा था, और जो वैल्यूएशन रूल है वो देखा था, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और आगे का जो कंसेप्ट है, आगे क्या है, आगे हमें कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा कॉस्ट का और एनआरवी का। एक एक चीज, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे और वो जो कैसे कंप्यूट करते हैं, एनआरवी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे उसको कैसे कंप्यूट करते हैं, सारे चीजें हम देखेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे।